गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। फ्यूचर लाइब्रेरियन के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। और हम जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं वो है एजुकेशनल साइकोलॉजी। तो हमारा टॉपिक जो है एजुकेशन साइकोलॉजी का अर्थ, परिभाषाएं और प्रकृति, साथ ही शिक्षा में इसकी क्या उपयोगिता है, इन सब के बेसिस पे चल रहा था। और हमने देखा कि एजुकेशन साइकोलॉजी जो पूरा वर्ड है उसमें एजुकेशन और साइकोलॉजी दोनों शब्द अलग अलग क्या है। उसके बाद में हमने देखा था कि जो साइकोलॉजी है उसकी विकास यात्रा कहाँ से प्रारंभ हुई और वर्तमान स्वरूप में ये कब कहाँ तक कैसे कैसे पहुंची। इसके बाद में देखे थे कि कौन कौन से संप्रदाय थे जिन्होंने अपनी विचारधाराएं प्रस्तुत की थी कि एक्चुअल में साइकोलॉजी क्या है। अब साइकोलॉजी की ही एक ब्रांच जो है शिक्षा मनोविज्ञान, एजुकेशनल साइकोलॉजी। तो हमारा जो सिलेबस है उसमें दिया गया है एजुकेशनल साइकोलॉजी। तो यहाँ तक आप लोगों का बेसिस जो है वो तैयार हो गया है कि हम लोग आगे क्या पढ़ेंगे। उससे पहले जो जानना हमारे लिए आवश्यक था, जरूरी था, वो हमने पढ़ लिया। तो आज हम पढ़ेंगे एजुकेशनल साइकोलॉजी। जैसे कि आप हेडिंग भी देख सकते हो कि शिक्षा मनोविज्ञान। अब सबसे पहले देखेंगे कि शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ क्या है, उसके बाद में प्रकृति क्या है इसकी प्रकृति क्या है, फिर देखेंगे कि जो मनोविज्ञान है, शिक्षा मनोविज्ञान है, उसकी प्रकृति मनोविज्ञान के समान है या फिर उससे अलग है। तो सबसे पहले देखेंगे शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ। शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ लेते हैं। देखो, शिक्षा और मनोविज्ञान शब्द से ही हमें क्लियर हो रहा है कि या तो ये होगा शिक्षा में मनोविज्ञान या होगा मनोविज्ञान में शिक्षा। देखो, दो टर्म आते हैं कि शिक्षा में मनोविज्ञान है या मनोविज्ञान में शिक्षा है। फर्स्ट जो है वो है शिक्षा में मनोविज्ञान और सेकंड जो है उसे ले सकते हैं कि मनोविज्ञान में शिक्षा। अब जैसा कि हमने पहले भी देखा था कि शिक्षा और मनोविज्ञान शब्द जो हैं उनमें दोनों को पृथक पृथक अगर देखते हैं तो मनोविज्ञान जो है वो एक व्यापक शब्द है और शिक्षा जो है वो एक संकीर्ण शब्द है मनोविज्ञान की तुलना में। तो यहाँ पे देखो, शिक्षा में मनोविज्ञान या मनोविज्ञान में शिक्षा, क्या मनोविज्ञान जो है वो इतना संकुचित है कि उसका प्रयोग शिक्षा में कर रहे हैं, या फिर शिक्षा जो है वो एक संकुचित शब्द है जिसमें मनोविज्ञान का प्रयोग कर रहे हैं। यानी कि एक अलग फील्ड है एजुकेशन और उसके अंतर्गत हम जो है मनोविज्ञान की जो तकनीक है उनका समावेश करके अध्ययन कर रहे हैं। तो ये जो बात है ये गलत है और ये बात कह सकते हैं कि ये सही है। यानी कि शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ जो है वो होगा शिक्षा में मनोविज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ ये होगा शब्द के अकॉर्डिंग शिक्षा में मनोविज्ञान। अब इसके अर्थ को समझने से पहले हम ये देखते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति कैसी है। जैसे ही प्रकृति को हम लोग पढ़ लेते हैं उसके बाद में क्लियर हो जाएगा कि शिक्षा मनोविज्ञान किसे कह सकते हैं। तो अपनी जो हेडिंग है शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ, उससे पहले हम लोग एक हेडिंग लेते हैं शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति। यानी कि शिक्षा मनोविज्ञान जो है उसमें किस किस का अध्ययन किया जाता है और उस बेसिस पे हम शिक्षा मनोविज्ञान को वैज्ञानिक रूप दे सकते हैं या कलात्मक रूप दे सकते हैं। तो अपनी जो हेडिंग है वो है शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति। तो ये प्रकृति दो प्रकार की हो सकती है, या तो होगी वैज्ञानिक जिसमें साइंटिफिक फैक्ट जो है
उनका अध्ययन किया जाएगा, या होगी अपनी कलात्मक। तो इन दोनों में से अगर देखें कि शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति कैसी है, तो ये होगी अपनी वैज्ञानिक, ये कलात्मक नहीं है। शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति कैसी है, वैज्ञानिक। अब ये देखो कि इसमें क्या होता है जिससे कि इसे वैज्ञानिक प्रकृति का हवाला कहा गया। तो ये देखो कि सामाजिक विषय जो हैं, सामाजिक विषय हैं प्लस प्राकृतिक विषय हैं, सामाजिक विषय प्लस प्राकृतिक विषय, उनका प्रयोगों द्वारा, अब प्रयोग भी कैसे, या तो होंगे सुव्यवस्थित और क्रमबद्ध, सुव्यवस्थित और क्रमबद्ध। साथ ही उसके कार्य कारण जो है उन संबंधों का अध्ययन करने से विज्ञान है, और विज्ञान का प्रयोग होने के कारण शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति कैसी है, वैज्ञानिक। अब देखो इसमें दो विषय आए हैं, सामाजिक विषय प्लस प्राकृतिक विषय। तो आगे देखेंगे कि सामाजिक विषय कौन से हैं और प्राकृतिक विषय कौन से हैं। तो देखो शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति होगी वैज्ञानिक। वैज्ञानिक क्यों है, क्योंकि सामाजिक विषय प्लस प्राकृतिक विषय, सामाजिक विषय प्लस प्राकृतिक विषय। अब ये विषय तो दो हो गए, इनका अध्ययन कैसे किया जाएगा, प्रयोगों द्वारा। और ये प्रयोग जो हैं वो कैसे होंगे, सुव्यवस्थित और क्रमबद्ध, सुव्यवस्थित व क्रमबद्ध। जैसा कि साइंस की डेफिनेशन में भी आता है, सुव्यवस्थित और क्रमबद्ध अध्ययन। तो सुव्यवस्थित और क्रमबद्ध प्रयोगों द्वारा साथ ही कार्य कारण संबंधों का अध्ययन करने से ये क्या है, विज्ञान है। कार्य कारण संबंध, कार्य कारण संबंधों का अध्ययन, कार्य कारण संबंधों का अध्ययन करने से यह है विज्ञान, और विज्ञान होने के कारण इसकी प्रकृति कैसी होगी, वैज्ञानिक। अभी देखो कार्य कारण संबंध क्या है, यानी कि जो कार्य है या जो फैक्ट और रिजल्ट अपने सामने आए हैं, साथ ही कोई कार्य हो रहा है, तो उसका जो कारण है वो क्या है, और कार्य और कारण के बीच में क्या संबंध पाया जाता है। यानी कि ऐसा कार्य किया तो इसको करने का कारण क्या था, इसके रिजल्ट ऐसे आने का कारण क्या था। तो उन दोनों के बीच में जो संबंध पाया जाता है उसका अध्ययन कौन करेगा, विज्ञान। और वो भी किसके द्वारा, प्रयोगों द्वारा। प्रयोग कैसे होंगे, सुव्यवस्थित और क्रमबद्ध। तो ये होगी अपनी शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति। अब ये देखते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान जो है वो कैसा विज्ञान है, और मनोविज्ञान जो है वो कैसा विज्ञान है। यहाँ तक तो यही क्लियर हुआ है ना कि इसकी प्रकृति जो है वैज्ञानिक है। शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति कैसी है, वैज्ञानिक। और चूंकि ये देखो कि शिक्षा मनोविज्ञान ब्रांच है मनोविज्ञान की, तो कहने का मतलब ये है कि मनोविज्ञान हो या शिक्षा मनोविज्ञान हो, दोनों की प्रकृति वैज्ञानिक होगी। इसके आगे देखते हैं, इसके आगे देखते हैं कि मनोविज्ञान और शिक्षा मनोविज्ञान दो तरह के विज्ञान पाए जाते हैं, या तो शुद्ध विशुद्ध जिसे थ्योरेटिकल बोलते हैं, दूसरा है अनुप्रयोगात्मक, अनुप्रयुक्त, व्यवहारिक। तीनों नाम एक ही, यानी कि अप्लाइड या प्रैक्टिकल, अप्लाइड या प्रैक्टिकल। अब ये देखते हैं कि मनोविज्ञान जो है उसमें दोनों ही चीजें पाई जाएंगी, एक तो होगा शुद्ध विशुद्ध और थ्योरेटिकल। मतलब मनोविज्ञान जो है, ये देखो ये हो गया मनोविज्ञान, और इधर ले लेते हैं शिक्षा मनोविज्ञान। तो ये मनोविज्ञान जो है दो रूपों में पाया जाता है, एक तो हो गया शुद्ध या विशुद्ध, शुद्ध या विशुद्ध, जिसे थ्योरेटिकल भी बोलते हैं, सैद्धांतिक हो गया। दूसरा होगा अनुप्रयोगात्मक, अनुप्रयोगात्मक
अनुप्रयुक्त भी बोल सकते हैं और व्यवहारिक या व्यवहारात्मक मनोविज्ञान। अनुप्रयुक्त और व्यवहारात्मक तीनों एक ही के नाम है। व्यवहारात्मक मनोविज्ञान जिसे बोलते हैं अप्लाइड या प्रैक्टिकल। तो मनोविज्ञान जो है ये कैसा इसमें कौन कौन से टर्म आते हैं? शुद्ध और विशुद्ध। मतलब इसके दो पार्ट है कि कुछ बातें शुद्ध और विशुद्ध के रूप में होंगी, कुछ अनुप्रयोगात्मक व्यवहारिक के रूप में होगी। लेकिन अपना जो शिक्षा मनोविज्ञान है ये केवल होगा अनुप्रयोगात्मक या अनुप्रयुक्त या व्यवहारात्मक या अप्लाइड या प्रैक्टिकल मनोविज्ञान। तो कहने का मतलब ये है कि मनोविज्ञान में ये दोनों चीजें पाई जाएंगी, जबकि शिक्षा मनोविज्ञान जो है वो क्या है? अनुप्रयोगात्मक। अब ये देखो क्यों है ये? क्योंकि शिक्षा जो है उसमें मनोवैज्ञानिक पद्धतियों, सिद्धांतों आदि का क्या कर रहे हैं? प्रयोग। इस कारण से शिक्षा मनोविज्ञान जो है वो अनुप्रयोगात्मक, अनुपयुक्त या व्यवहारात्मक मनोविज्ञान है। अभी देखो मनोविज्ञान और शिक्षा मनोविज्ञान दोनों की प्रकृति कैसी थी? वैज्ञानिक। और इसे देखा जाए कि कैसा मनोविज्ञान है तो मनोविज्ञान दो रूपों में पाया जाएगा, शुद्ध विशुद्ध और अनुप्रयोगात्मक या अनुप्रयुक्त या व्यवहारात्मक मनोविज्ञान। और शिक्षा मनोविज्ञान इन दोनों में से कौन सा है? अनुप्रयोगात्मक या व्यवहारात्मक। अब ये देखो कि इसकी प्रकृति तो थी वैज्ञानिक, अब किसे कहेंगे वैज्ञानिक प्रकृति वाला? यानी कि वैज्ञानिक प्रकृति का होने के लिए क्या क्या शर्तें लागू होनी चाहिए, इनकी किस बेसिस पे हम बोल सकते हैं कि ये विषय वैज्ञानिक पद्धति का है। तो इसमें देखो पहला तो ये हो सकता है कि तथ्यपरक अध्ययन किया जाएगा, यानी कि तथ्य दिए जाएंगे और उन तथ्यों के आधार पर अध्ययन किया जाएगा, साथ ही उनमें क्रमबद्धता होगी। इसके अलावा तार्किक अध्ययन, मतलब जो भी रिजल्ट आया है, जो भी एक्ट हमने किया है तो उसके पीछे एक लॉजिक होगा। जैसे आपने कोई काम किया, उसका रिजल्ट निकाला, जैसे पीएचडी वगैरह में आपको कोई स्पेशल टॉपिक देते हैं, आपने उस पर रिसर्च की और अपने जो कंक्लूजन के आधार पर जो निष्कर्ष निकाले आपने, तो वो निष्कर्ष जो निकल के आए वो तार्किक होने चाहिए, यानी कि हम जो है तर्क दे सकें कि हमने ये किया तो इसके रिजल्ट इस कारण से ये आए, और उनको अगर जनरल वे में भी लागू किया जाए तो सेम रिजल्ट आने की संभावना रहेगी। तो कहने का मतलब ये है कि तार्किक अध्ययन भी आवश्यक है। इसके अलावा अभी हमने देखा था कि कार्य कारण संबंधों की खोज, यानी कि उस कार्य का रीजन क्या था, उन दोनों में संबंध क्या है, सत्य की खोज हो गई है। तो ये कार्य कारण संबंध जो की खोज वाला जो बिंदु है ये सबसे मोस्ट होगा, यानी कि वैज्ञानिक प्रकृति का होने के लिए कार्य कारण संबंध की खोज की जाएगी। उसके अलावा वस्तुनिष्ठता, अब ये नहीं कि जो आपको कोई मान लो एक क्वेश्चन दे दिया, उसका आंसर आपको करना है, तो आप लोग क्या कर रहे हो कि उसके जो मेन पॉइंट है उन सबको छोड़ के अपने जो विचार है वो उसमें लिख रहे हो कि ये ऐसे होगा, ये ऐसे बनेगा, हम इसमें ऐसे करेंगे तो ये हो जाएगा। जी नहीं, वस्तुनिष्ठता का मीनिंग है व्यक्ति जो है वो अपने विचार उसमें ऐड ना करे, जो रियल फैक्ट आ रहे हैं सामने वो ही ऐड हो। इसके अलावा विश्वसनीयता, विश्वसनीयता का मतलब ये है जैसे कि आपकी OMR सीट जो है आंसर की चेक हो रही है, आपकी आंसर सीट, तो उसमें 1% चेक करें, 5% चेक करें और 10% चेक करें, उनका रिजल्ट जो सामने आएगा वो सेम होना चाहिए। जैसे किसी के OMR सीट में नंबर आए 15, दूसरे पर्सन ने चेक की तो भी आए 15, मतलब ऐसे ही कितने ही लोग चेक करें
रिजल्ट के परिणाम जो है वो कैसे आएंगे, समान आएंगे। अब जैसे कि आपकी सब्जेक्टिव जो है एग्जाम हो, उसमें क्वेश्चन का आंसर आपको लिखना हो, तो जरूरी नहीं किसी पर्सन ने उसे मतलब किसी पर्सन को वो बहुत अच्छा लगे तो अच्छे मार्क्स दे दे, किसी पर्सन को वो इतना अच्छा नहीं लगे तो जैसे मीडियम नंबर दे दे, और किसी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगे तो कम नंबर दे दे। तो उसमें विश्वसनीयता नहीं होगी, रिलायबिलिटी नहीं होगी। लेकिन विश्वसनीयता का मीनिंग है कि कितने ही लोग एक ही टेस्ट को चेक करें, रिजल्ट सबके समान आएंगे, यानी कि परिणाम जो है वो सबके समान आए, तो ये होगी विश्वसनीयता। वैधता, वैधता क्या होती है, वैलिडिटी। जिन एम्स को लेके जिस टारगेट को लेके हमने जो टॉपिक तैयार किया है, उसका मूल जो उद्देश्य है वो कंप्लीट होना जरूरी है। जैसे हमारा जो जैसे टॉपिक चल रहा है शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ प्रकृति परिभाषा है, हम लोग जो है इन सब को छोड़ के कुछ और ही पढ़ने लग जाए, तो जो अपना मूल बिंदु था कि हमें पढ़ना क्या है, एजुकेशनल साइकोलॉजी में उसकी शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ प्रकृति और परिभाषा, उन सब से हटके हम किसी और ही टॉपिक के चारों तरफ घूमने लग गए कि इसमें ये होता है वो, कितना ही अच्छा पढ़ाया जाए लेकिन जो अपना मूल जो बिंदु है, मूल जो उद्देश्य है वो ही कंप्लीट नहीं हो रहा, तो उसे वैध नहीं माना जाएगा। तो वैज्ञानिक प्रकृति का होने के लिए उसमें वैधता होना जरूरी है। इसके बाद में सार्वभौमिकता। सार्वभौमिकता का मीनिंग ये है कि जो हमारे रिजल्ट सामने आ रहे हैं वो रिजल्ट्स सबके लिए समान रूप से लागू हो, यानी कि हमने जो रिसर्च की मान लो उसके रिजल्ट जो आए हैं वो अगर कोई दूसरा पर्सन भी कर रहा है तो सेम वही रिजल्ट आए, तो सार्वभौमिकता ये होती है। फिर है प्रयोगों द्वारा पुष्टि, यानी कि ये जो अध्ययन किया जा रहा है उसकी पुष्टि किससे की जाएगी, प्रयोगों द्वारा। प्रयोग करके दिखाया जाएगा कि ये देखो हमने इसका प्रयोग भी किया है और इसका रिजल्ट जो हम बता रहे हैं सेम वही आ रहा है। इसके बाद में सिद्धांत बनते हैं। वैज्ञानिक प्रकृति का होने के लिए क्या जरूरी है, सिद्धांत बनने चाहिए, यानी कि कोई भी रिसर्च या प्रयोग जब हम कर रहे हैं उसके जो रिजल्ट आ रहे हैं वो एक रूल या प्रिंसिपल या सिद्धांत बना दिए जाते हैं। जैसे न्यूटन ने सेब को नीचे गिरते हुए देखा, उन्होंने जो प्रयोग किए उसके बाद में जो अपना नियम बनाया, जैसे न्यूटन का नियम, तो उन्होंने जो नियम बनाया, सिद्धांत बनाया, वो ही क्या है, वैज्ञानिक प्रकृति के लिए आवश्यक शर्त है। यानी कि नियम या सिद्धांत बनने चाहिए किसका, जो अपना रिजल्ट आ रहा है। फिर देखो किसी अन्य क्षेत्र में अनुप्रयोग किए जाएंगे, जैसे जो रिजल्ट आ गए वो सिद्धांत हमने बना दिए, उन सिद्धांतों का प्रयोग किसी अन्य क्षेत्र में भी किया जा सके। फिर है भविष्यवाणी की संभावना, जो रिजल्ट सामने आए हैं, सिद्धांत बने हैं, उनके बेसिस पे भविष्यवाणी की जा सकती है, उनके बेसिस पे भविष्यवाणी की जा सकती है। जैसे मनोविज्ञान है उसमें हम पढ़ेंगे व्यक्तिगत विभिन्नताएं, व्यक्तिगत भिन्नताएं, तो उनमें हमें बताया जाएगा कि जो बालक है जन्म के समय कैसा होगा, तो उसका जो फ्यूचर है वो कैसा हो सकता है, तो ये होगी भविष्यवाणी की संभावनाएं। तो ये हमारे टॉपिक थे कि विज्ञान की वैज्ञानिक जो प्रकृति है, वैज्ञानिक प्रकृति है उसके लिए आवश्यक शर्तें क्या है, उसके लिए आवश्यक शर्तें क्या हैं। हमने मनोविज्ञान और शिक्षा मनोविज्ञान दोनों को बोला है कि ये इनकी प्रकृति कैसी है, वैज्ञानिक है। तो ये जानना जरूरी है कि वैज्ञानिक प्रकृति का होने के लिए क्या क्या शर्तें हैं, किन बेसिस पे हमने कहा कि मनोविज्ञान और शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति कैसी है, वैज्ञानिक। तो अपनी जो नेक्स्ट हेडिंग है वो है वैज्ञानिक प्रकृति की आवश्यक शर्तें, वैज्ञानिक पद्धति या प्रकृति की आवश्यक शर्तें।
आवश्यक शर्तें। इसमें पहला हमने देखा कि तथ्यपरक अध्ययन। तथ्यपरक अध्ययन यानी कि तथ्यों के आधार पर अध्ययन किया जाएगा। और ये तथ्यपरक अध्ययन भी कैसा होगा? क्रमबद्ध रूप में, क्रमबद्ध रूप में होगा। उसके बाद में हमने देखा तार्किक अध्ययन, मतलब अपने जो रिजल्ट आए हैं उन पे हम क्या दे सकते हैं? तर्क। तो ये हो गया तार्किक अध्ययन। इसके बाद में आता है कार्य कारण संबंधों की खोज। कार्य कारण संबंध की खोज यानी कि जो सत्य है उसकी खोज, कार्य कारण संबंध की खोज। और सबसे मेन पॉइंट जिसे कहा जाएगा वो होगा अपना ये तो स्टार, कार्य कारण संबंध की खोज। इसके बाद में देखा वस्तुनिष्ठता। वस्तुनिष्ठता यानी कि इसमें अपने जो विचार हैं, किसी पर्सन के पर्सनल जो थॉट्स हैं उनको ऐड नहीं किया जाएगा। फिफ्थ है वस्तुनिष्ठता के साथ ही क्या होना चाहिए? विश्वसनीय होना चाहिए। विश्वसनीयता, विश्वसनीयता। इसके अलावा 6 है वैधता, जो अपने मूल उद्देश्य हैं उनकी पूर्ति होना आवश्यक है। इसके बाद में है सार्वभौमिकता। सार्वभौमिकता, फिर ये जो प्रयोग किए थे हमने जो अध्ययन किया उसकी पुष्टि किस आधार पर की जाएगी? प्रयोग करके, यानी कि प्रयोगों द्वारा पुष्टि, प्रयोगों द्वारा पुष्टि। प्रयोग करके दिखाया जाएगा कि ये देखो हमने जो प्रिंसिपल बनाए हैं उनकी पुष्टि इस आधार पर हो रही है। फिर 9 जो था वो था कि इसमें क्या बनते हैं? सिद्धांत या प्रिंसिपल या रूल, सिद्धांत बनते हैं, सिद्धांत बनते हैं। इसके बाद में हमने देखा कि किसी अन्य क्षेत्र में अनुप्रयोग किए जाएंगे। किसी अन्य क्षेत्र में क्या किया जाएगा? अनुप्रयोग किया जाएगा। मतलब जो सिद्धांत बने हैं उनका प्रयोग अन्य क्षेत्रों में भी किया जा सकता है। और इसके अलावा भविष्यवाणी की जाएगी, यानी कि इसकी संभावना होगी, हम भविष्यवाणी कर सकेंगे। तो भविष्यवाणी की संभावना। ये हो गए अपने कि वैज्ञानिक प्रकृति के लिए आवश्यक शर्तें क्या हैं, किन बेसिस पे हम बोल सकते हैं कि ये जो विषय है वो कैसी प्रकृति का है? वैज्ञानिक प्रकृति का। अब देखते हैं जो विज्ञान है वो किन किन आधारों पे कितने प्रकार के होंगे। अभी हम जो पढ़ रहे हैं वो विज्ञान पढ़ रहे हैं। क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि मनोविज्ञान और शिक्षा मनोविज्ञान जो है वो दोनों की प्रकृति कैसी है? वैज्ञानिक। तो उस वैज्ञानिक पद्धति प्रकृति को स्पष्ट करने के लिए हम पढ़ रहे हैं कि एक तो वैज्ञानिक प्रकृति का होने के लिए आवश्यक शर्तें क्या हैं, दूसरा कि जो अपना विज्ञान है वो कौन कौन सा है, और उन प्रकारों में अपना मनोविज्ञान और शिक्षा मनोविज्ञान जो है किस प्रकार के विज्ञान में आएगा। तो देखो विज्ञान के प्रकार अगर विषय वस्तु के आधार पर देखें कि किस सब्जेक्ट में कौन सा विषय पढ़ रहे हैं तो उस आधार पे हो गए 2, प्राकृतिक विज्ञान और समाज विज्ञान। प्राकृतिक विज्ञान मतलब बोल सकते हैं कि जिस प्रकृति द्वारा उत्पन्न किए गए हो। समाज विज्ञान यानी कि लोगों द्वारा बनाए गए हो। जैसे प्राकृतिक विज्ञान में आएंगे भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान और भूगोल। अब ये थोड़ी ना है कि भूगोल, जैसे भूगोल पढ़ रहे हैं तो अर्थ की संरचना जो है वो मानव ने बनाई हो, जी नहीं, ये प्रकृति प्रदत्त है।
तो प्राकृतिक विज्ञान कौन कौन से होंगे? जो प्रकृति द्वारा प्रदत्त हैं, यानी कि भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, यानी कि किसी जीव की स्ट्रक्चर कैसी होगी, कैसा बिहेव करेगा, उसमें कौन कौन सी, जैसे छोटी आंत पाई जाएगी, बड़ी आंत पाई जाएगी, इतनी हड्डियां होगी, आंख की बनावट ऐसी होगी, तो ये सब भूगोल। और अपनी जो समाज विज्ञान है उसमें आएंगे समाज शास्त्र, राजनीति विज्ञान, लोक प्रशासन, नीति शास्त्र। अब ये देखो, मनोविज्ञान और शिक्षा मनोविज्ञान ये किसने उत्पन्न किए हैं? मानव ने किए हैं। मानव का अध्ययन किया जाएगा, मानव के व्यवहार का अध्ययन किया जाएगा। तो मनोविज्ञान और शिक्षा मनोविज्ञान जो है वो दोनों विषय वस्तु के आधार पर कैसे विज्ञान के प्रकार हैं? समाज विज्ञान के, समाज विज्ञान के। मान लो क्वेश्चन आ जाए कि शिक्षा मनोविज्ञान किस प्रकार का विज्ञान है, तो उसमें आ जाए जैसे प्राकृतिक विज्ञान आ जाए और विधायक आ जाए या समाज विज्ञान आ जाए, इन दो उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमें वहाँ करना है समाज विज्ञान, यानी कि मनोविज्ञान और शिक्षा मनोविज्ञान दोनों विषय वस्तु के आधार पर विज्ञान के किस प्रकार में जाएंगे? समाज विज्ञान के। तो अभी हम देखते हैं विज्ञान के प्रकार, वो भी विषय वस्तु के आधार पर। अगर आपको ये सीधा ही लिखा दिया जाता कि मनोविज्ञान और शिक्षा मनोविज्ञान समाज विज्ञान के प्रकार है, तो आपको समझ में नहीं आता कि समाज विज्ञान है क्या और कहाँ से आई है समाज विज्ञान। तो ये देखो कि विज्ञान के हमने किए प्रकार, किस आधार पर? विषय वस्तु के आधार पर। वहाँ हुए दो प्रकार, प्राकृतिक विज्ञान और समाज विज्ञान। प्राकृतिक विज्ञान में कौन कौन से जो विषय हैं वो आएंगे और समाज विज्ञान में कौन कौन से विषय आएंगे। और इस आधार पर हमने जो अपना कंक्लूजन दिया कि मनोविज्ञान और शिक्षा मनोविज्ञान दोनों समाज विज्ञान के विषय हैं। तो विज्ञान के प्रकार, विज्ञान के प्रकार, और वो भी किस बेसिस पे? विषय वस्तु के आधार पर, यानी कि इनमें जो विषय है वो किस प्रकार का है। तो ये हो गए अपने दो प्रकार के, प्राकृतिक और सामाजिक या समाज विज्ञान, प्राकृतिक विज्ञान और समाज विज्ञान। अब ये प्राकृतिक विज्ञान था, इसमें हमने कौन कौन से देखे थे? जैसे भौतिक विज्ञान हो गया, रसायन हो गया, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान हो गया, इसके अलावा ज्योग्राफी यानी कि भूगोल हो गया, और अपना जो समाज विज्ञान है उसमें देखो हमने क्या देखा? सबसे पहले तो देखा समाज शास्त्र, समाज से राजनीति में आ जाओ, राजनीति विज्ञान, नीति शास्त्र, समाज शास्त्र हो गया, राजनीति विज्ञान हो गया, नीति शास्त्र हो गया। जैसे लोक प्रशासन हो गया, लोक प्रशासन हो गया, और अपना हो गया मनोविज्ञान। और इस मनोविज्ञान की जो शाखा है जो हमारे सिलेबस में है, मतलब हमारा मूल टॉपिक है, वो है शिक्षा मनोविज्ञान। तो ये दोनों आएंगे यहाँ पे, या तो स्टार लगा लो या इनके कर लो राउंड, कि हमारा मेन टारगेट ये था कि मनोविज्ञान और शिक्षा मनोविज्ञान किस प्रकार के विज्ञान है वो पढ़ना। तो मनोविज्ञान और शिक्षा मनोविज्ञान होंगे अपने समाज विज्ञान, प्राकृतिक विज्ञान नहीं है। इसके बाद में देखते हैं कि अध्ययन की प्रकृति के आधार पर विज्ञान के प्रकार, यानी कि अध्ययन की प्रकृति मतलब इसमें रूल्स होंगे, या जो रूल्स होंगे या फिर जैसा है वैसा का वैसा,
पढ़ाया जाएगा। उसकी प्रकृति कैसी है, कि अपनी तरफ से भी क्या कोई विचार देंगे, या फिर जैसा रूल्स जैसे सिद्धांत बन गए हैं उनके आधार पर ही हमें पढ़ाया जाएगा, यानी कि अध्ययन किया जाएगा। तो विज्ञान के प्रकार अध्ययन की प्रकृति के आधार पर। अभी देखा था विषय वस्तु के आधार पर, अब देखेंगे विज्ञान के प्रकार अध्ययन प्रकृति के आधार पर। बेस क्या है इसका, अध्ययन प्रकृति के आधार पर। अध्ययन प्रकृति के आधार पर, तो वही जैसे विषय वस्तु के आधार पर 2 टाइप थे, वैसे ही इसके आधार पर भी 2 टाइप हैं। पहला है इसमें विधायक सकारात्मक या यथार्थवादी विज्ञान। पहला है विधायक, तीनों नाम एक ही हैं, विधायक भी बोल सकते हैं, सकारात्मक विज्ञान बोल सकते हैं, या यथार्थवादी मनोविज्ञान विज्ञान। और जो सेकंड है वो है अपना आदर्शात्मक। आदर्शात्मक या नियामक, दोनों नेम आ सकते हैं। अभी देखते हैं कि इसमें कौन से विषय हैं और इसमें कौन से विषय हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं नीति शास्त्र। अभी थोड़ी देर पहले नीति शास्त्र किसमें था, समाज विज्ञान में। मतलब जो अपना एक पेयर था, जैसे राजनीति विज्ञान, भूगोल, लोक प्रशासन और मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान, उनके साथ था। लेकिन यहाँ पे देखो ये किस में आ गया, आदर्शात्मक में। अब आदर्शात्मक में क्या होता है, जैसे अपना नीति शास्त्र है उसमें नीतियाँ बताई जाएंगी कि हमें ऐसा होना चाहिए। जैसे आदर्श वाक्य पढ़ते हो ना, आइडियल थॉट्स, जैसे सदा सत्य बोलो, बड़ों की आज्ञा का पालन करो, बड़ों का सम्मान करो, जीवों के प्रति दया रखो। यानी कि इसमें नीतियां बताई जाती हैं कि ऐसा करना चाहिए। इसमें क्या है कि ऐसा करना चाहिए, ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा। इसमें क्या होगा, करना चाहिए, ऐसा होगा। ये जो फैक्ट हैं वो इसमें आएंगे। जबकि जो अपना ये विधायक सकारात्मक या यथार्थवादी विज्ञान है, इसमें क्या है, क्या होता है, क्या हो रहा है, तो इन सब का अध्ययन होगा विधायक सकारात्मक या यथार्थवादी विज्ञान में। यानी कि जो प्रेजेंट टाइम में है वो क्या है, क्यों है, क्यों है, इन सब का अध्ययन किया जाएगा विधायक सकारात्मक और यथार्थवादी। तो इसमें आएंगे अपने भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान भी इसी में आएगा, अपना जीव विज्ञान भी इसी में आएगा, इसके अलावा भूगोल हो गया। और जो हमने समाज विज्ञान में जो विषय पढ़े थे, जैसे लोक प्रशासन, राजनीति विज्ञान, इसके अलावा 2 और पढ़े थे ना, मनोविज्ञान, ये मनोविज्ञान भी आएगा इसी में, लगा लो स्टार। और इसकी जो ब्रांच है शिक्षा मनोविज्ञान, वो भी आएगा अपना विधायक सकारात्मक या यथार्थवादी विज्ञान। किस बेसिस पे, अध्ययन की प्रकृति के आधार पर। तो ये हो गए अपने विज्ञान के प्रकार अध्ययन की प्रकृति के आधार पर। एक और देखते हैं, विज्ञान के प्रकार भविष्यवाणी की संभावना के आधार पर। यानी कि उसमें भविष्यवाणी अगर कर रहे हैं
तो वो 100% सटीक है या कुछ ठीक है कुछ नहीं है, मतलब थोड़ी बहुत संभावना है इसमें, और एक 100% एक्यूरेट की यही होगा इस आधार पर। तो विज्ञान का प्रकार नेक्स्ट है, विज्ञान के प्रकार भविष्यवाणी की संभावना के आधार पर, भविष्यवाणी की संभावना के आधार पर, किसमें भविष्यवाणी कितने प्रतिशत सटीक की जा सकती है। इसके भी वही 2 टाइप हैं। एक होगा जिसे 100% सटीक होगी, वो होगी अपनी विकसित, यानी कि विकसित विज्ञान, और सेकंड होगी विकासशील, जिसमें 100% सटीक भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। तो ये हो गया विकसित और विकासशील। अब ये देखो इसमें कौन कौन से आएंगे, जो साइंस है, जैसे मैथ हो गया अपना, रसायन विज्ञान गणित हो गया, रसायन विज्ञान हो गया, भौतिक विज्ञान हो गया, जीव विज्ञान। अब जैसे किसी जीव की स्ट्रक्चर बताई हुई है कि ये जीव जो है, जैसे किसी की हड्डी टेढ़ी होगी, किसी की हड्डी टेढ़ी है, तो उस आधार पर हम 100% जो है भविष्यवाणी कर सकते हैं कि इस पर्सन की जो हड्डी है वो टेढ़ी होने के कारण ये इफेक्ट फ्यूचर में इसमें आ सकते हैं। साथ ही जैसे मैथ का कोई कैलकुलेशन है, जैसे 2 + 2 4, तो कोई भी ये भविष्यवाणी कर सकता है ना कि 2 + 2 4 होंगे, यानी कि 2 + 2 4 होंगे। तो इस प्रकार से जो अपना विकसित विज्ञान है, जिनमें 100% सटीक जो है भविष्यवाणी की जा सकती है, वो है भौतिक विज्ञान, यानी कि जो साइंस के सब्जेक्ट हैं उनमें 100% भविष्यवाणी की जा सकती है, उनमें चेंज नहीं आ सकता। तो जैसे भौतिक विज्ञान हो गया, इसके साथ ही रसायन विज्ञान, जो जैसे कोई जो पदार्थ है वो बन रहा है, तो उसका एक रासायनिक सूत्र होता है ना कि इतना ये आएगा, इसमें इसका इसकी मात्रा जो है इतनी आएगी, इसके बाद में ये पदार्थ बन रहा है, तो उनमें चेंजेस नहीं आ सकते, यानी कि उसकी भविष्यवाणी की जा सकती है कि जैसे H2O की 2 अणु है हाइड्रोजन के, 1 है ऑक्सीजन का, तो इन दोनों के मेल से अपना क्या बन रहा है, पानी यानी कि जल बन रहा है। तो ये भविष्यवाणी की जा सकती है कि इन दोनों तत्वों को ऐसे मिलाने पे ये रिजल्ट आएगा। तो ये हो गया रसायन विज्ञान। इसके अलावा हो गया जीव विज्ञान, और जैसे गणित, जैसे हो गया गणित। अब देखो विकासशील इसमें क्या होता है, जैसे मौसम विज्ञान, मौसम विज्ञान। अब मौसम विभाग ने अलर्ट किया कि अभी जो है भारी बारिश या इन क्षेत्रों में हो सकती है। उन्होंने क्या किया, हो सकती है, यानी कि संभावना है, हो ही ऐसा जरूरी नहीं है। तो ये हो गया जैसे मौसम विज्ञान हो गया। इसके अलावा अपना मनोविज्ञान, मनोविज्ञान। अब ये स्टार लगा लो, राउंड कर लो कि अगर भविष्यवाणी की संभावना के आधार पर डिवाइडेशन किया जाए तो अपना मनोविज्ञान और इसकी ब्रांच कौन सी है, शिक्षा मनोविज्ञान, ये दोनों आएंगे अपने विकासशील विज्ञान में। यानी कि भविष्यवाणी की संभावना के आधार पर हो गए विकासशील विज्ञान। विकासशील विज्ञान अध्ययन की प्रकृति के आधार पर कैसे हो गए, विधायक, सकारात्मक या यथार्थवादी, और विषय वस्तु के आधार पर आ गए समाज विज्ञान में। तो अगर इनको सीधा सीधा पढ़ाते तो समझ में नहीं आता ना।
अभी देखो ये सारे क्लियर हो रहे हैं कि ये इस विषय में क्यों आ रहा है, यानी कि इस प्रकार में क्यों इसको डाला गया है, शिक्षा मनोविज्ञान और मनोविज्ञान को। एक और ये देख लो कि विज्ञान के प्रकार, जैसे सैद्धांतिक विज्ञान है, शुद्ध विज्ञान, और अनुप्रयोगात्मक या अनुप्रयुक्त या व्यवहारात्मक मनोविज्ञान। अभी ये कैसे है वो और देख लेते हैं। विज्ञान के प्रकार, जनरली अगर विज्ञान के प्रकार करें तो वो हो गए 2 टाइप, यानी कि सैद्धांतिक शुद्ध विशुद्ध, ये भी से बोला जा सकता है, शुद्ध या विशुद्ध। और जो सेकंड है वो है अनुप्रयोगात्मक। थोड़ी देर पहले हमने देखा भी था कि शिक्षा मनोविज्ञान कैसा है, अनुप्रयोगात्मक, अनुप्रयुक्त या व्यवहारात्मक विज्ञान। देखो पहले तो समझते हैं कि इनका मीन्स क्या है। यहाँ है सैद्धांतिक शुद्ध या विशुद्ध, जिसमें क्या आता है कि सिद्धांत बनाए जाते हैं और वो बिल्कुल मतलब शुद्ध रूप में होंगे, यानी कि उन सिद्धांतों का वर्णन उसमें किया जाएगा। और जो सिद्धांत यहाँ निकलते हैं उन सिद्धांतों का प्रयोग किया जाए या अनुप्रयोग जिस विषय में किया जा रहा है वो होगा अपना अनुप्रयोगात्मक, अनुप्रयुक्त या व्यवहारात्मक विज्ञान। अब देखो जैसे मनोविज्ञान है, मनोविज्ञान, अब ये मनोविज्ञान जो है इसमें जैसे आपको दे दी मनोवैज्ञानिक शिक्षण विधियां दे दी, साथ ही जैसे अधिगम के सिद्धांत हो गए, अपने बुद्धि के सिद्धांत हो गए, अभिप्रेरणा के सिद्धांत हो गए, समायोजन के सिद्धांत हो गए। तो ये सब आएंगे सिद्धांत, और ये सिद्धांत अगर यहाँ दे दिए उनका किसी स्पेशल विषय में प्रयोग किया जा रहा है तो वो होंगे अनुप्रयोगात्मक विज्ञान। अब यहाँ देखो मनोविज्ञान में तो क्या आएंगे, सिद्धांत आएंगे, और उन सिद्धांतों का प्रयोग, यानी कि अब अभी थोड़ी देर पहले देखा था ना, स्टार्ट हमने जो टॉपिक को किया था कि मनोविज्ञान का अर्थ, तो हमने उसमें देखा था शिक्षा में मनोविज्ञान। तो यहाँ देखो ये होगी अपनी शिक्षा, ये शिक्षा होगी। तो ये जो सिद्धांत है किसके, मनोविज्ञान के, इन सिद्धांतों का प्रयोग कर रहे हैं शिक्षा में, तो ये अपना बना शिक्षा मनोविज्ञान। तो ये शिक्षा मनोविज्ञान जो है कैसा बन गया, अनुप्रयोगात्मक मनोविज्ञान। चलो एक बार फिर से देख लेते हैं विज्ञान के प्रकार के आधार पर जो अपने मनोविज्ञान और शिक्षा मनोविज्ञान है वो दोनों किस किस प्रकार में आते हैं। जैसे विषय वस्तु के आधार पर देखा प्राकृतिक विज्ञान और समाज विज्ञान, तो अपना मनोविज्ञान और शिक्षा मनोविज्ञान दोनों किस में आएंगे, समाज विज्ञान में। फिर देखा हमने अध्ययन की प्रकृति के आधार पर विधायक या यथार्थवादी, और सेकंड था नियामक या आदर्शवादी। तो मनोविज्ञान और शिक्षा मनोविज्ञान किसमें थे, यथार्थवादी या विधायक या सकारात्मक मनोविज्ञान में। इसके बाद में आया था भविष्यवाणी की संभावना के आधार पर, 2 प्रकार थे, विकसित और विकासशील। तो अपना शिक्षा मनोविज्ञान और मनोविज्ञान दोनों आए थे विकासशील विज्ञान में। इसके बाद में हमने किए विज्ञान के 2 प्रकार, सैद्धांतिक और अनुप्रयोगात्मक। तो यहाँ पे मेन जो डिफरेंस है वो है, देखो मनोविज्ञान आ रहा है सैद्धांतिक में, जबकि शिक्षा मनोविज्ञान आ रहा है अनुप्रयोगात्मक या प्रयोगात्मक या व्यवहारात्मक में। अब आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि शिक्षा मनोविज्ञान अनुप्रयोगात्मक में क्यों है और अपना मनोविज्ञान सैद्धांतिक में क्यों शामिल है। तो ये हो गया अपने कि वैज्ञानिक प्रकृति की शर्तें क्या हैं, और अपना मनोविज्ञान और शिक्षा मनोविज्ञान जो है दोनों ही क्या है, वैज्ञानिक प्रकृति के
है। इसके बाद में हमने देखा कि अगर मनोविज्ञान और शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति वैज्ञानिक है, तो विज्ञान की किस किस बेसिस पे उनके प्रकार मतलब उनको डिवाइड किया गया है, विभाजन किया गया है, तो वो किस कैटेगरी में आएंगी। तो वैसे तो तीनों में सेम ही है, लेकिन जो अपना ये सैद्धांतिक और अनुप्रयोगात्मक है, इसमें दोनों विषय अलग अलग कैटेगरी में जाएंगे। अपना मनोविज्ञान जाएगा सैद्धांतिक में या शुद्ध में, और शिक्षा मनोविज्ञान जाएगा अनुप्रयोगात्मक में। इसके बाद में शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ एवं परिभाषा। यहाँ तक हमने देखा शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति। अब इस प्रकृति के आधार पर ही हम समझ लेंगे कि इसका अर्थ क्या है, फिर देखेंगे इसकी परिभाषाएं। अब देखो, शिक्षा के क्षेत्र में मनोविज्ञान के सिद्धांतों का क्या कर रहे थे, जो सिद्धांत थे, नियम थे, निष्कर्ष थे, प्रयोग थे और क्रियाविधि थी, उनको हम क्या कर रहे थे, प्रयोग में ले रहे थे या लागू कर रहे थे। जैसे हमने अभी पढ़ा ना कि मनोविज्ञान में तो क्या था, सिद्धांत थे, और इन सिद्धांतों का क्या कर रहे थे, प्रयोग। यहाँ पे इन सिद्धांतों का जो निष्कर्ष निकला, जो नियम हमने बनाए, जो प्रयोग हमने किए, उनका क्या कर रहे हैं, उनको लागू कर रहे हैं, यानी कि उनको प्रयोग में ले रहे हैं शिक्षा मनोविज्ञान में। तो ये देखो शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ। क्या क्या फैक्ट आए अपने सामने, देखो शिक्षा मनोविज्ञान के कि क्षेत्र तो कौन सा, शिक्षा, शिक्षा के क्षेत्र में क्या क्या कर रहे हैं, देखो मनोविज्ञान, किसके, मनोविज्ञान के सिद्धांत हो गए, मनोविज्ञान के सिद्धांत हो गए, निष्कर्ष हो गए, सिद्धांत हो गए, निष्कर्ष हो गए और नियम हो गए, नियम हो गए या प्रयोग हो गए। इन प्रयोगों का क्या कर रहे हैं, अनुप्रयोग या प्रयोग में ले रहे हैं। मनोविज्ञान के जो सिद्धांत आए, निष्कर्ष आए, नियम आए, उनका शिक्षा के क्षेत्र में क्या कर रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं या उनको लागू कर रहे हैं। किस क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में। तो वो हो गया अपना शिक्षा मनोविज्ञान। यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद में जैसे हम कथन के रूप में इनको पढ़ें तो क्या क्या हो सकता है कि छात्र के संपूर्ण, अब ये देखो मनोविज्ञान जो है उसमें तो जीव, पूरे जीव का अध्ययन किया जाएगा। इसमें मानव भी आ सकता है, पशु पक्षी भी आ सकते हैं, पशु भी आ सकते हैं। लेकिन जो अपना शिक्षा मनोविज्ञान है, अब एजुकेशन कौन प्राप्त करेगा, ये देखो एजुकेशन, एजुकेशन प्राप्त कर रहे हैं छात्र या स्टूडेंट, छात्र या स्टूडेंट। तो शिक्षा मनोविज्ञान में किसके व्यवहार का अध्ययन करेंगे हम, छात्र के, किसका, छात्र के। जबकि मनोविज्ञान में संपूर्ण जीव का अध्ययन किया जाएगा। तो कथन हो गया अपना कि छात्र के संपूर्ण व्यवहार के रूप में, छात्र का शिक्षा मनोविज्ञान में। ये तो हमने देख लिया कि इसका अर्थ क्या है, और इसी के आधार पर हम 2-3 फैक्ट डिफाइन कर सकते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान में क्या होगा। तो ये देखो, एक तो छात्र का कौन सा व्यवहार, संपूर्ण व्यवहार, संपूर्ण व्यवहार। और इस संदर्भ में क्या कर रहे हैं, मनोविज्ञान के सिद्धांतों को लागू कर रहे हैं या अध्ययन कर रहे हैं। अभी हमने देखा कि सिद्धांत किसके थे, मनोविज्ञान के, लागू कहाँ कर रहे थे, शिक्षा के क्षेत्र में। तो ऐसे ही जो अपना छात्र है उसके संपूर्ण व्यवहार के संदर्भ में, मतलब संपूर्ण व्यवहार को जानने के लिए मनोविज्ञान के सिद्धांतों को अप्लाई करके जो अध्ययन किया जा रहा है वो क्या है, अपना शिक्षा मनोविज्ञान। दूसरा देखो, शिक्षा मनोविज्ञान जो है मनोविज्ञान का शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के उन्नयन हेतु किया जाने वाला अध्ययन है। यानी कि अब देखो शिक्षा मनोविज्ञान में क्या होगा, जो अपना मनोविज्ञान है
उन्होंने दिए कुछ सिद्धांत, किसके? शिक्षण अधिगम के। यानी कि ऐसे तो शिक्षण कराओ और इस प्रकार से अध्ययन या अधिगम होगा। मतलब इस प्रकार से अगर हम स्टूडेंट को पढ़ा रहे हैं, सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, सिखा रहे हैं, तो इस वे में वो सीखेगा। सीखना क्या है? अधिगम। सिखाना क्या है? शिक्षण। तो शिक्षण और अधिगम की जो प्रोसेस है एक, कि शिक्षण इस प्रकार से करवाया जाएगा शिक्षक के द्वारा, और जो अधिगम करने वाले छात्र हैं उनकी जो इन दोनों के बीच में जो प्रोसेस चल रही है उसकी उन्नयन के लिए, मतलब उसमें किस प्रकार से विकास किया जाए। शिक्षण अधिगम जो है कि शिक्षण को कितना प्रभावशाली किस प्रकार से बनाया जाए, और अधिगम अधिक से अधिक और लंबे समय तक कैसे करवाया जाए। तो उन सब का अध्ययन किया जाता है अपना शिक्षा मनोविज्ञान में, यानी कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में। तो ये हुआ अपना शिक्षा मनोविज्ञान। एक और देखो, शिक्षा के सामान्य और विशिष्ट उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु मनोविज्ञान के नियमों का व्यवहारिक पक्ष वाला अध्ययन ही शिक्षा मनोविज्ञान है। यहाँ देखो, सबसे पहले तो एक टर्म आया है व्यवहारिक पक्ष। क्या है? व्यवहारिक पक्ष। व्यवहारिक पक्ष का मीनिंग होता है जो अनुप्रयोग हम कर रहे थे, यानी कि व्यवहार में ला रहे थे या प्रयोग में ला रहे थे, तो वो हो गया व्यवहारिक पक्ष। अब ये देखो, उद्देश्य किसके हैं? शिक्षा के। कौन कौन से? सामान्य और विशिष्ट। शिक्षा के उद्देश्य हो गए सामान्य और विशिष्ट। ये पक्ष तो हो गया व्यवहारात्मक, व्यवहारात्मक पक्ष। और ये व्यवहारात्मक पक्ष जो है वो किसके हैं? शिक्षा के। ये कौन कौन से हो गए? सामान्य उद्देश्य और विशिष्ट उद्देश्य। अब ये क्या होते हैं? एक बला को समझे तो दूसरी बला तैयार। यानी कि सामान्य उद्देश्य क्या है और विशिष्ट उद्देश्य क्या है? सामान्य तो मतलब समान रूप से सब पे लागू हो, और विशिष्ट का मतलब किसी एक, मतलब एक तो सार, मतलब उसके शुरू से लेके अंत तक के उद्देश्य एक हो गया विशिष्ट, मतलब किसी एक विशेष उद्देश्य की प्राप्ति करे, विशेष उद्देश्य की प्राप्ति के लिए। अब जो नियम और रूल हैं वो किसके हैं? नियम या सिद्धांत किसके हैं? मनोविज्ञान के। ये हैं अपने मनोविज्ञान के। तो उद्देश्य हो गए दो प्रकार के, विशिष्ट और सामान्य। इनकी प्राप्ति के लिए क्या कर रहे हैं? इसके नियम और सिद्धांतों का कौन सा पक्ष? व्यवहारिक पक्ष। यानी कि प्रयोग में लाए जाने वाले पक्ष का अध्ययन क्या है? शिक्षा मनोविज्ञान। तो ये हो गया अपना शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ और शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति। कल पढ़ेंगे शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषाएं, इसका क्षेत्र और इसके उपयोग, शिक्षा में किस प्रकार से ये उपयोगी है। तो आज के लिए इतना ही। कल मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम।